नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 12 राज्यों की 93 संसदीय सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के निशान विद्यालय पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। देश के गृह मंत्री और गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार अमित शाह ने अहमदाबाद के एक पोलिंग बूथ पर अपने परिवार संग पहुंचकर मतदान किया। वोट डालने के बाद अमित शाह ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। यह चरण सत्ता की किस्मत का फैसला करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने अपना राज कायम किया था। कांग्रेस के पास इस चरण में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जबकि बीजेपी के लिए 2024 में 2019 वाले प्रदर्शन को दोहराना एक बड़ी चुनौती है। इस चरण की 42 लोकसभा सीटें बीजेपी के लिए मजबूत मानी जाती हैं, तो कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी हैं। ऐसे में देखना है कि तीसरे चरण का चुनाव किसके लिए संजीवनी तो किसके लिए टेंशन का सबब बनेगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 93 सीटों पर 1331 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में बीजेपी के 82 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो कांग्रेस के 68 उम्मीदवार दाव आजमा रहे हैं। बसपा 79 और सपा के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो शरद पवार की एनसीपी के 4 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे ही एनडीए खेमे से अजीत पवार की पार्टी के 3 प्रत्याशियों और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 2 प्रत्याशियों का इम्तिहान होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 93 सीटों के नतीजे देखें तो बीजेपी 87 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 72 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस 77 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 4 सीटें जीत सकी थी। इसके अलावा सपा 2 सीटें जीती और तो 4 सीटें शिवसेना ने जीती और 2 सीटें एनसीपी ने जीती। इसके अलावा अन्य दलों को 6 सीटें मिली थीं। तीसरे चरण में ऐसी सीटों पर चुनाव हो रहा है जहां बीजेपी का सियासी ग्राफ तेजी से बढ़ा है, तो कांग्रेस का दायरा सिमटता जा रहा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 47 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014 में बढ़कर 67 सीटों पर पहुंच गई। 2019 में उसे 72 सीटें मिली थी। इस तरह से 5 सीटों का लाभ मिला था। वहीं अगर कांग्रेस की सीटें देखें तो 2009 में उसे 27 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2014 में उसे सिर्फ 9 सीटों से संतोष करना पड़ा। 2019 में उसे 4 सीटें मिल सकी। बीजेपी इन सीटों पर वोट शेयर भी बहुत अधिक रहा। बीजेपी को 77 सीटों पर 40% से ज़्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 17 सीटों पर 40% से अधिक वोट मिला। 10% से कम वोट बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर मिले थे, जबकि कांग्रेस को 9 सीट पर मिले। इस लिहाज से कांग्रेस के लिए यह चरण काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। उसके सामने अपने गिरते हुए राजनीतिक आधार को रोकने की चुनौती है। इस चरण में 47 लोकसभा सीटों को मजबूत माना जाता है, जिन पर 3 चुनाव से एक ही पार्टी जीत रही है। इसमें 42 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी लगातार 3 चुनाव जीती है और कांग्रेस के पास 1 सीट, तो अन्य दलों के पास 4 सीटें हैं। तीसरे चरण में गुजरात की 25 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी 2014 और 2019 में सभी सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस तरह एमपी की जिन 9 सीटों पर चुनाव है, उस पर भी बीजेपी पिछले चुनाव से क्लीन स्वीप किया है। बीजेपी छत्तीसगढ़ की 7 में से 6 सीटें जीती थी और कर्नाटक की सभी 14 सीटों पर उसने कब्जा जमाया। इसके अलावा यूपी की 10 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बिहार की 5 सीटें बीजेपी के पास हैं। महाराष्ट्र की 11 सीटों में बीजेपी 5 और शिवसेना 4 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि एनसीपी को 2 सीटें मिली। इस बार बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आशीष वर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कांग्रेस से दीपचंद राठौर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपचंद जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। कांग्रेस के लोग पिछले 3 लोकसभा चुनावों में इन सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है और अब की बार जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, यहाँ पर बीजेपी का सियासी ग्राफ तो बढ़ा ही है, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है। आदरणीय चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो आपने बात की 2014 से लेकर 2019 तक लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी का
नेतृत्व कमजोर रहा, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है, इसको सभी को मानना चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था कि 5 महीने दे दीजिएगा, इस देश का मैं आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बना दूंगा। फिर 2019 में बोला कि मुझे 5 महीने दे दीजिएगा, वो भी देश की जनता ने इन पे भरोसा करा। अब ये 2024 के अंदर क्या कहते हैं कि मुझे 2047 तक का मेरा विजन है। तो अब देखिए चौधरी साहब, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, देखिए जनता का कहना कि आप के नाम पर वोट नहीं देंगे। मोदी जी ने 10 साल में जनता खूब चलाया और भारतीय जनता पार्टी के दिन लद गए। 2024 में एक नया सवेरा होगा, जो जीतेगा वो हमारे लिए महंगाई की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा। और मोदी जी ने जनता के इन 10 सालों में जनता के इमोशन से बहुत खेला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वर्मा जी, जिस तरह आज सरकार एक तरह से विफलता एक सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, लोकतंत्र खतरे में है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और इलेक्ट्रॉन बोर्ड एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और इंडिया गठबंधन इन सभी मुद्दों को जनता के बीच में रखने में कामयाब हुई है, और उसका आपने असर भी देखा होगा चौधरी साहब। जैसे पहले चरण में और दूसरे चरण में 2014-2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है, और अब की बार जो तीसरा चरण चल रहा है इसमें भी आप देख लीजिए, ये साइलेंट वोट चल रहा है। अब ये देखिएगा ये जनता का रुख हो गया, जो 10 साल का जो असंतोष था वो अब जमीन पर उतर आ चुका है, और देश की जनता ये समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को चला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी 400 का 2024 में 400 का नारा देर से वो फ्लॉप हो गया है। और देखिए कांट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है, और भारतीय जनता पार्टी का जुमला था वो पहाड़ वो ढह चुका है, और इस बार जनता समझ चुकी है कि इस बार जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। चौधरी साहब के चैनल के माध्यम से पूछूंगा, वर्मा साहब से पूछेगा आप अच्छे दिन पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आज आप आत्मनिर्भर विकसित भारत की तो बात करते हो, वो मुद्दा क्यों नहीं उठाते? आप स्टैंडर्ड इंडिया की बात करते हो, उस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप अपनी नोटबंदी पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप इन सभी मुद्दों को जनता के बीच में रखने में असमर्थ हैं। और देश का दुर्भाग्य देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री जब 10 साल से सत्ता चलाने के बाद अपने चुनावी मंच में भाषण देते हैं तो उसमें तुष्टीकरण सांप्रदायिक फैलाना काम करते हैं, जिसमें कभी मंगलसूत्र आ जाता है, कभी शहजादी का शब्द आ जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भिन्न हो चुकी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री भी ये बताने में समर्थ है कि मैं 10 साल के अंदर इस देश के लोगों को क्या दिया है। पूछेगा आपके चैनल के माध्यम से वर्मा साहब से। चलिए ठीक है। आशीष वर्मा जी, तीसरे चरण का चुनाव इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि यह सत्ता की किस्मत का फैसला करेगा। अगर हम 2014 की बात करें तो बीजेपी के खाते में 67 सीटें आई थी और 2019 में 72 सीटें, 5 सीटों का फायदा हुआ था। लेकिन बीजेपी इस बार कैसे बरकरार रख पाएगी अपनी सीटों को? देखिए, सबसे पहले तो पुष्पेंद्र जी आपका धन्यवाद, और आपके चैनल का भी मैं अभिनंदन करता हूं, सभी दर्शकों का। हमारे विपक्षी भाई हमारे दीपचंद जी है, तो पहले भी हम लोग साथ रहते हैं हमारे भाई, ये ऐसा मन से जानते हैं कि जिस तरह का चुनावी माहौल और लोगों के दिलों में किस तरह से भाजपा ने अपना घर बनाने का काम किया, जैसा कि अभी बात कर रहे थे रोजगार की, तो लोगों को स्वरोजगार देने के लिए छोटे छोटे लोन मुद्रा के माध्यम से सरकार उपलब्ध करा रही है, डायरेक्ट करा रही है। उनके डायरेक्ट खातों में वो पैसा जाता है। उनके जिनके आवास नहीं बने हैं उनके 2.5 लाख रुपए दे के आवास बता रही है। उज्ज्वला योजना से महिलाओं माताओं के बहनों के जो आंसू निकल आते थे, उज्ज्वला योजना के माध्यम से वो चूल्हे हटा के वहां गैस सिलेंडर रखने का काम कर रहे हैं। गांव गांव तक डेवलपमेंट हो रहा है, जल जल घर की योजना है चालू है। आप क्षेत्र में जाते नहीं, विपक्ष वाले जमीन पे उतर के राजनीति करते नहीं, उनको ये पता ही नहीं है कि आखिर धरातल पे क्या हो रहा है। वो हवा में चुनाव लड़ते हैं, उन्हें ये दिखाई देता है कि मशीन में कैसे भी सोना, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकल आए, मतलब काम करना ना पड़े और सोने की तरह सारा मूल्य जो है उसका बढ़ चढ़ के बहुत हमको लाभ मिल जाए। तो इस तरह के स्वप्न देखना जो है मैं समझता हूँ विपक्ष को बंद करना चाहिए, और विपक्ष को धरातल पे आके अपना देखना चाहिए कि अपनी जमीन तलाशनी चाहिए। उनकी जमीन कहीं बची नहीं, जो सारी जमीन बाजवा जी ने किसानों की हड़पी थी,
आज वही कांग्रेस की जमीन किसानों ने और देश की जनता ने उनसे छीन ली और उनकी जमीन का सफाया हो गया। तो जो उन्होंने किया था उनको देश की जनता ने 10 गुना 100 गुना पलट के जवाब दिया है और मैं समझता हूँ वो जवाब 2024 में 1000 गुना हो गए मिलने वाला है। इस बार कांग्रेस का सफाया पूरे देश से होने वाला है। और राम मंदिर की मैं आपको बता दूं पूरे देश में आता भी एक मुद्दा जो था परसों से चल रहा था। इन्होंने टेंट में राम जी को रखा, इन्होंने एक एफिडेविट दे दिया इनकी सरकार ने था कि भगवान राम हुए ही नहीं, कोई सेतु उन्होंने बनाया ही नहीं। तो इस तरह की जो मानसिकता थी जो दबाने का काम कर रहे थे, हिंदुस्तान में हिंदुओं की आस्था से खेलने का काम कर रहे थे, ये जो इटली से आए हुए हैं इनको शहजादे ना कहें क्या कहें, ये कभी ऐसे के कब्रों से नहीं निकले। इनको देश के गरीब की उसके दर्द की कोई आभास नहीं है, कोई अनुमान नहीं है। ये उनकी भावनाओं से खेलते हैं। भारत की भावनाओं से खेलने का काम 1945 से कांग्रेस पार्टी ने किया। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, अब इंडिया गठबंधन बना लिया। ये इंडिया और इंडियन शब्द से जोड़ के भारत की जनता को भ्रमित करते हैं और उनकी भावनाओं पे खेलकर सत्ता लेते हैं और सत्ता लेने के बाद भारत को लूटने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, भारत की जनता ने ठीक है, समझ ली। ठीक है सर, और ठीक ये बात समझने के लिए उसने 2014 में भी दिखा दिया, 19 में भी जो है उनको दिखा दिया, इनको दिखा दिया कि कुछ भी बचा नहीं है तुम्हारा, कोई धरातल पे कुछ जमीन बची नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के नेता जमीन पे काम करते नहीं है किसी भी प्रदेश में। ठीक है, किसी भी प्रदेश में कांग्रेस को इस बार वोट मिलने वाला है। ठीक है, चाहे वो प्रथम चरणों का चुनाव निपट गया, द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो, सारे चरणों में कांग्रेस का सफाया होने वाला है और बहुत अधिक पूर्ण बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और 2047 का विजन है पुष्पेंद्र जी, मैं बता दूं 2047 का विजन है और 2047 का आप देखिएगा एक नया भारत, विकसित भारत। जो इन मुद्दों की बात कर रहे हैं ये सारे मुद्दे तो कहीं बचे ही नहीं है और जो चीजें इनके मन में है, इनके मन की भावनाओं की कदर करेगी भारतीय जनता पार्टी और ये देखेंगे स्वर्णिम भारत देखेंगे। ठीक है, ठीक है आशीष जी, करता हूँ, ठीक है, करिए अगले 5 साल। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है, ठीक है आशीष जी, ठीक है। दीपचंद जी, अगर हम पहले 2 चरणों की बात करें तो पहले 2 चरणों में हम ना तो यह कह सकते कि कांग्रेस को नुकसान है और ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी को फायदा होने वाला है, क्योंकि 50-50 लगभग पहले 2 चरणों में हुआ है। अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो वो तो काफी कम रहा ही है। लेकिन हम अगर इस चरण की बात करें तो इस चरण में आपकी जो सीटें 2009 में आई थी 27 सीटें आई थी, उसके बाद 2014 में 9 और 2019 में 4 सीटें, तो आपका ग्राफ तो काफी ज्यादा डाउन रहा है। तो आप कैसे इस बार इस चरण में अपनी चुनाव को और अपनी सीटों को कैसे मेंटेन करेंगे कि वो अब की बार अच्छा प्रदर्शन करें? देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले बात तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अब की बार इंडिया गठबंधन उत्तर भारत और दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस बार 2019 के मुकाबले 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, पहली बात तो। दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, जो वर्मा भाई ने कहा कि ना यहाँ से आलू डालो वहां से सोना निकलेगा, तो मोदी या देश के प्रधानमंत्री के सब थे, पहली बात तो। दूसरी बात, आज दूसरे देश के प्रधानमंत्री आज रोने लगे हैं। आपने देखा होगा मीटिंग में, अगर उन्होंने काम करा होता तो वह रोते नहीं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आने लगती है तो उनका चश्मा एक धार्मिक चश्मा हो जाता है। आज देश के प्रधानमंत्री की शहजादे की बात कर रहे हैं, वही शहजादे माननीय राहुल गांधी इस देश की समस्या को समझने के लिए 4,000 किलोमीटर चले हैं और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले हैं, जिसमें हमने महिलाओं की बात करी है, युवाओं की बात करी है, रोजगार की बात करी, किसान की बात करी, दलितों की बात करी, श्रमिकों की बात करी है और उस मजदूरों की बात करी जो हाशिए पे खड़े हुए हैं। आपके चैनल, आपके तो मैनिफेस्टो में वर्मा जी युवाओं और रोजगार और महिलाओं की तो बात ही नहीं है कहीं। और दूसरी, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहना चाहूंगा कि जो सेंसर की बात जो बताना चाहूंगा कि जनमानस के मुद्दों को समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए होता है वर्मा भाई, लेकिन इस देश की जनता को अपनों के लिए और अपने प्यार को समझने के लिए धड़का हुआ दिल चाहिए, जो देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। वो दिल और देश का धड़कने वाला जो दिल है ना, वो उन 22 उद्योगपतियों के लिए उनका दिल धड़कता है। 140
करोड़ के जनमानस के लिए दिल नहीं धड़कता? आप बताइए, अगर इतना ही दिल धड़कता देश के प्रधानमंत्री की, तो आज किसानों की आय डबल होनी चाहिए थी, एमएसपी गारंटी लागू होनी चाहिए थी, और 16 करोड़ 2 करोड़ देश के प्रधानमंत्री ने 22 उद्योगपतियों का कराया ना, आज वो करते नहीं। वो देश के किसान और मजदूरों का कर्जा माफ करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा। एक तरफ तो आप गौ माता की बात करते हो और उन्हीं गौ माता के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के जरिए 250 करोड़ का चंदा लेते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके जितने मैन्युफैक्चर आप उठा के देखिए, आपने देश की और देश की प्रगति के लिए क्या काम करा, आप बताइए। आपने बोला उज्ज्वला योजना, कितने लोगों को आपने उज्ज्वला योजना का दिया? 1100 रुपए का सिलेंडर, जो देश की स्मृति ईरानी थी बाल विकास मंत्री, जब 400 का सिलेंडर था तो वो ऐसे लेके घूमती थी। आज वो कहा है आपकी, बताइए ना आप। आज आपको वही 1100 रुपया सस्ता लग रहा है। वही महंगाई आज आपको डायन अफसर दिखाई दे रही है। और आपके पास 10 साल के अंदर आप वर्मा जी बताइए आपने क्या मुद्दे उठाए? अगर मणिपुर पे आप जोड़ी है, महंगाई पे आप बोल नहीं सकते, बेरोजगार पे आप बोल नहीं सकते, दलितों पे आप बोल नहीं सकते, जाति जनगणना आप करवा नहीं सकते, आप क्या कर सकते हो? आप मुसलमान कर सकते हो, सेना में रानी कर सकते हो, और राम मंदिर की बात मछली की बात नहीं। आशीष जी ठीक है, एक एक करके प्रधानमंत्री क्या करा बताइए आप। कांग्रेस पार्टी की सरकार में आप गाय को बात कर रहे थे ना, गाय के पूछ रहे कि गाय का काटना किसने बंद कराया? आज गाय स्वतंत्र हो गए, उनके मालिक भी छोड़ देते हैं कि जो है जाइए रोडों पे गाय अच्छी मिल रही है, उसको आप लोग मुद्दा लगाते हो, लेकिन ये नहीं बताते हो कसाईयों से कटवाते आते थे। जब आप कसाईयों से कटवाते थे तब आप नहीं बोलते थे, तब आपके लिए गाय के लिए रक्षा नहीं थी। और केवल मैं ठीक है, जो बात आप कह रहे थे, भीषण जी सुन लीजिए, जो बात आप अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले और ये युवाओं की बात की, बेरोजगारों की बात की, इनकी बात की, उनकी बात की, केवल बात ही कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, करने का मन नहीं है। अगर मन हो तो आशीष सुनिए, ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है आशीष जी, अभी आपने कई मुद्दे गिनवाए कि बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया। आपने 3 तलाक की बात भी कही। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि दीपचंद जी हमारी दिल्ली से है। हाँ। क्यों आप इतना बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी आपके गठबंधन में शामिल है, तो जो शराब का 1100 करोड़ रुपए का घोटाला है, अभी वो जेल से राजनीति कर रहे हैं, तो आप बताइए ना, क्या वो आपके पीएम कैंडिडेट का चेहरा है या राहुल गांधी है या ममता है? कौन है पीएम कैंडिडेट का चेहरा? वर्मा जी, और शराब घोटाले तो जो शब्द कहिए चढ़ी पार कैसे? आप बताइए ना। देश का प्रधानमंत्री, आप उससे पूछिए, गृह मंत्री है, वो कड़ी पार है, वो देश का गृह मंत्री कर सकता है, उस पर आप एक शब्द नहीं बोलोगे। अगर आशीष जी सुनिए, ठीक है, आप बोलिए ना। मेरा सवाल सुनिए आशीष जी। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है आशीष जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर आपने अभी 3 तलाक की बात कही तो आशीष जी ठीक है, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपने 3 तलाक की बात कही कि मोदी सरकार ने 3 तलाक पर भी कानून बनाया, लेकिन आपको क्या लगता है कि 3 तलाक के कानून से ये 3 तलाक होना बंद हो चुका है? मेरे पास एक मुद्दा है, अभी चुनाव की वजह से मैं वो चीजें अभी लाना नहीं चाहता। सुन लीजिए 3 तलाक का मुद्दा अभी भी है, मैं चुनाव की वजह से वो अभी लाना नहीं चाहता, क्योंकि चुनाव का माहौल है, कहीं ना कहीं उसमें कोई समस्या पैदा ना हो। दूसरा ये कि अगर आप मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक जैसा कानून बना सकते हैं, तो उनको आरक्षण देने में कहाँ समस्या आ रही है आपको? मोदी जी ने पहले 2 लोकसभा चुनावों में कहीं भी मुसलमानों को डायरेक्ट नहीं कहा, कुछ भी ना डायरेक्ट नाम लिया, लेकिन इस बार मोदी जी को क्या हो गया है कि वो डायरेक्ट मुसलमानों को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। क्या टारगेट किया है? मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देंगे। कि वो किसी में भेदभाव करते हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देंगे। अरे भाई, आप एक बात बताइए, धर्म के आधार पर अच्छा आरक्षण होना क्यों चाहिए? ये समान नागरिक कहता है, यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सभी को एक देश में समान कानून के दायरे में आना चाहिए। तो दिक्कत क्या है?
नहीं तो आप जो जितनी एलिजिबिलिटी रखता है उसको उतनी मिले। अगर जो आप 3 तलाक वाली बात कह रहे थे कि उससे कोई फायदा नहीं मिला, उससे मुस्लिम बहनों को भाई साहब फायदा ये मिला है कि पहले जो 3 तलाक हो जाता था वो घर पर चुपचाप बैठ जाती थी, उसके लिए वो कहीं आवाज उठा नहीं सकती थी। अब जो ये बात संविधान की कह रहे थे, उस संविधान के अनुसार वो थाने जा सकती है, मुकदमा दर्ज करा सकती है और अपने जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, उसके लिए वो लड़ सकती है। भाई साहब आशीष वर्मा जी, मुद्दा ये है, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल समझिए, ठीक है, मेरा सवाल समझिए, ठीक है, मेरा सवाल समझिए। सवाल ये है कि मोदी जी ने अपनी हर सभा में, और ज्यादातर अब तो वो टारगेट कर ही रहे हैं कांग्रेस को, कि कांग्रेस SC ST और OBC का धर्म के आधार पर आरक्षण मुस्लिमों को दे देगी। ऐसा कहां पर लिखा है कि कांग्रेस ने ऐसा कहा है कि वो धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दे देगी? अगर उनके मैनिफेस्टो की बात करें तो उसमें भी ऐसा नहीं लिखा है। देखिए, मैनिफेस्टो आपको भाजपा का भी करना चाहिए, दीपचंद जी को भी पढ़ना चाहिए, और जो बयान की बात आप कर रहे हो, मैं आपको बता दूं कि हमेशा कांग्रेस ने मुस्लिमों को प्राथमिकता दी है और हिंदुओं को पीछे रखा। ये गलत चीज जो हो रही थी उसको मोदी जी ने बदलने का काम किया। और आप 2014 से 19 तक का कार्यकाल देख लीजिए, यदि हिंदुओं को दिया तो मुस्लिमों को भी बराबर से दिया, कभी किसी के साथ भेदभाव जब अभी नहीं किया, पिछले 10 साल में नहीं किया, तो आगे कैसे करेंगे? इस बात को पॉजिटिव लीजिए। अगर कोई बयान आपको गलत समझ आया हो तो ये महाभारत की तरह नहीं, आप ना समझिए कि कोई ना कोई खेलता है ना मारता है, कि किसी को मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आशीष जी 14 में तो मोदी जी के खिलाफ इतना रूमर बना दिया गया था कि मुस्लिम कह रहे थे कि अगर मोदी आ गया तो मुझको दे दे, हम तो दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये 2019 में अलग तरह के रूमर बनाए, अब 2024 में अलग रूमर बना रहे हैं। ये केवल रूमर बनाने का काम करते हैं भाई साहब, और इनका काम ही यही है ये देश की जनता को भ्रमित करें। आशीष जी 2014 के लोकसभा चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने कभी भी मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया, ना खुलकर उनका नाम लिया कभी। 2019 के चुनाव में भी उन्होंने कभी खुलकर नाम नहीं लिया, लेकिन अब की बार वो नाम ले रहे हैं। मेरा सवाल ये है। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। चलिए ठीक है, दीपचंद राठौर जी लास्ट कमेंट। धर्म को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 10 साल तक अगर सबको समान लेके चला है तो वो समान ही लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसा है, उम्मीद नहीं। ठीक है दीपचंद जी, मैं आश्वस्त भी करता हूँ। ठीक है राठौर साहब बोलिए। चौधरी साहब, मैं पहले वर्मा साहब के बात का जवाब देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, अल्लामा इकबाल की एक लाइन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम बुलबुल हैं इसकी गुलसिता हमारा। और उदय प्रताप सिंह जी की एक लाइन है, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और ना समझी गई बात को ये तो नुकसान सबका है। और मैं आपको बताना चाहूंगा वर्मा भाई, जो आप हिंदू और मुसलमान जो राजनीति कर रहे हो और जो आप संविधान बदलने की जो बात कर रहे हो, आपके कई नेता जो कह रहे हैं 400 पार का जो नारा ले आओ, हम सदन में और राज्यसभा में संविधान बदल देंगे, तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा चौधरी साहब, हमारी भूमिका किसी एक धर्म, भाषा, किसी एक संप्रदाय से नहीं, हमारी भूमिका संपूर्ण नागरिकता से है, जिसमें संपूर्ण नागरिकता से भारत के संविधान में प्रस्तावना है में ही सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता देने की बात करी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और देश के प्रधानमंत्री पता नहीं कौन सा विकसित भारत और कौन सा आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, ये तो हमारी समझ से बाहर है। ये चाहते हैं कि देखिए, आपके चैनल माध्यम से फिर कहूंगा कि जिस तरह हिंदू कट्टरवाद देश के लिए खतरनाक है, उसी तरह मुस्लिम कट्टरवाद भी देश के लिए खतरनाक है। ये चीज कहीं ना कहीं समझनी होगी। और मैं तो आपके चैनल माध्यम से पूछना चाहूंगा वर्मा जी से, तो आप ये बताइए ना, आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, वो आप बताने में असमर्थ हैं। आप कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, आपने जब आपका मैनिफेस्टो उठा के देखिए, जब आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 10 साल के अंदर 20 करोड़ रोजगार होते हैं, चलिए ठीक है सर, असमर्थ है। आप हमारे मैनिफेस्टो में देखिए, कहीं भी हिंदू मुसलमान की बात करी हो तो ठीक है सर, समय कम है। मैं आप दोनों ही मेहमानों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। दीपचंद राठौर जी और आशीष वर्मा जी, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज तीसरे चरण के चुनाव की वोटिंग जारी है और इस चरण में बताया जा रहा है और देखा जा रहा है कि इस चरण का चुनाव सत्ता की किस्मत का फैसला करेगा।
पहले 2 चरणों में जो चुनाव हुआ उसमें मामला कहीं ना कहीं 50-50 रहा, लेकिन इस चरण के चुनाव में क्या बीजेपी अपनी साख को बरकरार रख पाएगी या कांग्रेस अब की बार उभरकर सामने आएगी और अच्छा प्रदर्शन करके सीटों की संख्या बढ़ाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।